बाजार बोलता है इसमें एफआईज डीआईज के डेटा से एक बार शुरुआत करते हैं कि कल एफआईज ने क्या किया, डीआईज ने क्या किया। तो एफआईज एज यूजुअल सेल करते हुए नजर आए कल, लेकिन इनका क्वांटम बढ़ गया था, 3671 करोड़ रुपए हो गया। ये थोड़ा सा मार्केट को ट्रबल कर रहा है क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है और ऐसे में एफआईज की सेलिंग तो थोड़ा सा मार्केट के लिए डैम्पनर है। एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से आज ग्लोबल इंडिसेस ट्रेड कर रही है। तो ग्लोबल इंडिसेस में देखिए, पहले अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं जो कि कल रात बंद हुए, तो उनकी क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एशियन मार्केट्स का जायजा लेंगे। तो अमेरिकन मार्केट्स देखें तो वो तो ठीक ठाक चल रहे हैं। ये अमेरिका टेंशन दे के खुद मज़े से रह रहा है क्योंकि डाउ जोन्स भी 230 पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया और नैस्डैक और एस&पी तो ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। शंघाई और हैंगसेंग यहाँ पर भी तेज़ी बनी हुई है, लेकिन निक्केई और कोस्पी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं आज टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में जो सबसे ऊपर है वो है सारेगामा, यहाँ पर करीब 5.5%, हेरिटेज फूड करीब 4.25%, टाटा कम्युनिकेशन आफ्टर रिजल्ट्स यहाँ पर करीब 3.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। गोदरेज एग्रो में करीब 3.5% और केआरबीएल में 3.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं, कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में गिरे हुए हैं। तो इन्फीबीम करीब 12%, क्लीन एनर्जी 6.5%, न्यूजन सॉफ्टवेयर करीब 5.5%, आलोक इंडस्ट्रीज और शॉपर स्टॉप, इन सभी में रिजल्ट्स का एक इम्पैक्ट है। क्लीन एनर्जी, आलोक इंडस्ट्री, शॉपर स्टॉप जैसे काउंटर पे, जहां पर कि आज करीब 4% से लेकर 6.5% तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। अंशुल भाई, ये रेड शर्ट पहन ली तो आज मार्केट रेड करा दिया आपने। रेड नहीं सर, पिंक है। तो मार्केट तो रेड हो गई, आपके चारों तरफ रेड रेड सा हो रखा है, तो मुझे लगा पता नहीं अब ये रेड रहेगा या ग्रीन हो जाएगा आज। आज का तो नहीं पता सर, लेकिन ये ओवरऑल नीचे गैप फिल करने आना था बैंक निफ्टी को, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 56,233, 56,276 पे गैप फिल करना था, ऑलमोस्ट वहीं पे खड़े हैं। तो यहां से अगर पॉजिटिव रिएक्शन मिला तो बाई करना स्टार्ट करेंगे, नहीं मिला तो और थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं पूरे डाउन मूव में शॉर्ट अवॉइड किया था, मैं अभी भी शॉर्ट अवॉइड कर रहा हूँ। बुलिश मार्केट में पुल बैक है, बुलिश मार्केट के पुल बैक में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना खतरे से खाली नहीं होती है, तो मैं शॉर्ट नहीं देख रहा हूं। मैं फर्स्ट एविडेंस पे लॉन्ग करने के लिए तत्पर बैठा हूं। ठीक है, तो वो फर्स्ट एविडेंस किस लेवल के ऊपर मिलेगा, सर बैंक देखिए, निफ्टी और निफ्टी का। आते आते अदानी ग्रीन में 15 दिन बाद आया था, तो अब कब बनेगा ये कहना मुश्किल है। वॉल्यूम के साथ एक रिवर्सल कैंडल बने तो वहीं पे बाई करना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल तो गैप फिल करके सपोर्ट जोन टेस्ट कर लिया है। एविडेंस जैसे मिलेगा बता देंगे, अभी तो फिलहाल टेस्ट ही हुआ है, तो थोड़ा समय तो लगाएगा। यहाँ पे बेस बनाएगा, एक्यूमुलेशन होगी, क्योंकि एफआईआई का डेटा एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं करने वाला। ठीक है, तो शॉर्ट नहीं करेंगे आप, चलिए अच्छी बात है। वैसे भी देखिए, दो ट्रिगर्स मार्केट में चले हैं। एक कि टीसीएस और एचसीएल के नतीजों के बाद जो मेन नतीजे आए उसमें ठीक ठाक रुझान देखने के लिए मिला। बीट टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, एलटीटीएस और कल विप्रो, इन चारों के नतीजे ठीक आए हैं। तो आईटी इंडेक्स आज इसलिए संभालने की कोशिश कर रहा था मॉर्निंग में, हालांकि अभी भी इतना रिलेटिवली गिरा हुआ नहीं है, 111 पॉइंट नीचे। लेकिन आज का कल्प्रिट है बैंक निफ्टी। हम बोल भी रहे थे, इस लास्ट वीक से बोल रहे थे कि ये वाला वीक होगा, ये बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी डिसाइसिव होगा, क्योंकि सारे बैंक्स के जो लीडिंग बैंक्स के नतीजे हैं वो इस वीक से शुरू हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक के नतीजे, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे कल आने वाले हैं। मार्केट एक्सिस बैंक के नतीजों से थोड़े से क्यूज ले रहा है। एक्सिस बैंक के नतीजे कितने खराब हैं, क्या नहीं है, उन पर भी डिटेल से बात होगी। लेकिन पहले ग्लोबल खबरों से शुरू करते हैं। ग्लोबल खबरों में देखें तो भारत अमेरिकी ट्रेड डील में मतभेद दूर कर रहे हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है। भारत की करीब 20% से नीचे टैरिफ रखने पर बातचीत जारी है। भारत कह रहा है कि 26%, एक तो जो आपने टैरिफ लगाया था जो 1 अगस्त से लग भी जाएगा अगर कोई डील नहीं होती है, तो उसको हटाने की बात है। भारत ये भी कह रहा है कि स्टील और ऑटो से भी टैरिफ हटाओ। जो 50% का टैरिफ आपने स्टील पर लगाया, स्टील इंपोर्ट पर, और ऑटो पर जो 25% टैरिफ लगाया, इसको हटा दो। तो अमेरिका से काफ़ी गहन बातचीत चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट देखना होगा। राय सर, ये बताइए कि ये जो मेटल काउंटर्स हैं, क्योंकि मेटल पर एक्सेसिव टैरिफ लगा हुआ है 50% का, तो जिन देशों के साथ ट्रेड डील होगी अमेरिका की, उनको कुछ रियायत मिलने की उम्मीद है
उनको लगता है कि मान लीजिए इंडिया की अगर 17-18% पर भी टैरिफ डील होती है 15 से 20% के बीच में, तो 15 से 20% ओवरऑल सारे गुड्स पर टैरिफ रहेगा और उसका फायदा मिलेगा मेटल कंपनीज को। हाँ देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो टैरिफ का ये जो ड्रामा फैलाया हुआ है ना ट्रम्प के द्वारा, उसके बारे में एक जानकारी मैं आपको बता दूं। ये क्या हो रहा है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। वहां से ये ध्यान भटकाने की उनकी टेक्टिक है कि वो पूरा का पूरा टैरिफ ड्रामा पूरे इंटरनेशनल लेवल पर क्रिएट करके और मीडिया को वहां डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखो तो ट्रम्प की बातों का कोई विशेष ज्यादा मतलब होता नहीं है। वो आज कल कुछ बोलते हैं, कल कुछ और बोल देते हैं, परसों कुछ और बोल देते हैं। और ये पहले ऐसे वैश्विक स्तर के नेता हैं जिनकी बात का की वैल्यू करना जो है बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, ऐसा अब लोग मान चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो ये बातें करते हैं 50% टैरिफ और ये करके, होना ये नहीं है, प्रैक्टिकल सी बात है। देखिए, अगर टैरिफ जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, कॉमन सेंस की बात है, एक यूएस इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत वीक इस जगह पे खड़ी है, और टैरिफ बढ़ाने का मतलब है कि हमारे यहाँ तो इम्पैक्ट बाद में पड़ेगा, पहले उनके यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी। वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े डेट, ह्यूज डेट के ऊपर खड़े हुए हैं और वो कभी भी भरभरा की इकोनॉमी गिर गिर सकती है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमिक खतरा है ना, वो यूएस से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। हाँ, ये जो है, जो ये बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल कह लीजिए कि अपने गवर्नमेंट, अपनी जो डिप्लोमेसी है, उस डिप्लोमेसी को बढ़ाने के लिए वो टैरिफ का एज अ टूल यूज कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितना मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे नजर रख रहा हूं, उसके हिसाब से ये डील जब होगी तो बहुत एक अच्छी जगह पर होगी, और कहीं ना कहीं वो डील जो है वो अंदर अंदर बातें चल रही हैं और इंडिया के फेवर में डेफिनेटली होगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी कोई झुकने वाली गवर्नमेंट नहीं है। ये लोग बहुत अच्छे तरीके से, ये आर दे आर बेटर बार्गेनर। तो वो बार्गेनिंग की प्रोसेस चल रही है और इसमें हमारी इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली एक अपर हैंड मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर वहां की इंडस्ट्रीज को भी कुछ बेनिफिट होगा जब डील फाइनल होगी तो, बट ओवरऑल मैं जो देख रहा हूं उसमें एक अच्छी डील हमारी देश के तरफ होने की संभावना मुझे दिख रही है, जिसका एडवांटेज हमारे ऑटो सेक्टर को भी मिल सकता है, टैरिफ को भी मिलेगा, टेक्सटाइल को भी मिलेगा, बाकी और भी सेक्टरों को, फार्मा वगैरह को भी मिलेगा। अंशुल भाई, अगर मेटल कंपनीज की बात करें तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चल भी नहीं रहे हैं, खड़े हुए हैं, इस तरह से ये ट्रेड कर रहे हैं। आपको इनमें से कोई काउंटर समझ आ रहा है क्या? सर, इमीडिएट ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं तो अभी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं तो मेटल इंडेक्स काफी अच्छा डेवलपमेंट में है। 9600 के ऊपर बुल ट्रैप बनाया है, वही बुल्स को एलिमिनेट कर रहा है जो वीक लॉन्ग्स थे, जो लास्ट में खरीदे थे, मोमेंटम चेस कर रहे थे बड़ी रैली के बाद, उनको निकाल रहा है। उनको निकाल के जब एक्यूमुलेशन पूरा होगा तब नेक्स्ट लेग की रैली ऑल टाइम हाई तक मेटल इंडेक्स पे आनी है। तो जैसा मेरे को डेवलपमेंट चाहिए था उसमें एक एडिशनल पॉइंट ये मिल गया है कि एक बार वीक लॉन्ग्स को ट्रैप कर चुका है, तो नेक्स्ट जब ब्रेकआउट आएगा वीक लॉन्ग्स वापस से आएंगे नहीं, डर के मारे कि पहले एक बार स्टॉप लॉस कटा है दोबारा कट जाएगा। तो ये आइडियल सिचुएशन होगी कि ब्रेकआउट लंबी तेजी खींच ले। तो 9600 9650 की जोन मेटल इंडेक्स निकालता है, उसके बाद आप मेटल स्टॉक्स में टॉप 5 जो मेजर काउंटर्स हैं उनमें से कोई भी बाई कर लेंगे, ठीक ठाक पैसा बन जाएगा। हमारी टॉपिक आपको पता ही है कि हिंडाल्को और टाटा स्टील तो सबसे टॉप पे, फिर हिंडाल्को वेदांता आती है। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डिफेंस कंपनियों के लिए सफलता तो बड़ी मिली लेकिन काउंटर्स थोड़े से आज नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। भारत ने आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो कि 4500 मीटर की ऊंचाई से भी अपनी मारक क्षमता रखती है। ये एक बड़ा सफलता है डिफेंस कंपनियों के लिए। उसमें खास तौर से भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस मिसाइल को बनाने में योगदान भी दिया है। राय सर, कैसे देख रहे हैं डिफेंस कंपनियों के साथ? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक हमेशा से इनकी ऑर्डर बुक और इनका आउटलुक रहता है कि बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और आउटलुक बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ ये हो जाता है कि सेंटीमेंट जब भी कोई वैश्विक स्तर पर या भारत पाकिस्तान जैसी कुछ टेंशन होती है तो इनको एक प्रीमियम मिलता है। वो प्रीमियम फिलहाल नहीं मिल पा रहा, तो प्रीमियम खत्म हुआ है। वो प्रीमियम खत्म हुआ है जब से इजराइल और ईरान का युद्ध खत्म हुआ, तब से इन्होंने सभी ने अपने हाईज लगा के फिर नीचे आने शुरू हो गए। अभी ये खरीदारी के मौके हैं ये गिरावट, या अभी बचे इनसे? नहीं, मेरा मानना है कि अभी थोड़ा सा बचे। देखिए, ये सेक्टर बहुत ज्यादा ओवरहीट हो चुका था। अप्रैल से देखें तो अप्रैल से लगभग जो है काफी एक बड़ी उसमें एक ग्रोथ आ चुकी है। आप देखें तो बहुत बढ़िया एक मूव उसमें मिला भी था। तो अभी फिलहाल क्या होता है कि देखिए, एज अ प्रूडेंट ट्रेडर आपको किसी भी ओवरहीटेड सेक्टर से बचना चाहिए। तो अभी जो टाइम है, हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए मैं अभी भी कहूँ कि डिफेंस सेक्टर जो है एक लंबा रन है। ये कोई ऐसा नहीं कि वो एक दो साल की बात है, ये लंबा चलेगा। और कोई भी देश जब
हम एक वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े आगे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा डिफेंस स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। तो उस नाते ये एक लंबा साइकिल है इसकी, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। बट यस, टेक्निकल और अभी राइट नाउ अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर कोई अभी बाय करने की सोचे तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी ये करेक्शन के फेज में है। वैल्यूएशंस देखिए, जैसा आपने कहा कि इमोशन में आके, सेंटिमेंट में आकर के जो है इसकी प्राइस काफी ऊपर चली गई है, लेकिन वैल्यूएशन जो है इस नाते थोड़ा सा हायर लेवल पे है। ऑर्डर जरूर मिलते रहेंगे, लेकिन हम केवल ऑर्डर बुक के ऊपर में बाय नहीं करेंगे। थोड़ा सा उसको कूल ऑफ होने दे, प्राइस को एक मीन रिवर्सन इसका हो जाने दें। अब थोड़ा सा मिडिल लेवल में आ जाता है, फिर वहां पर एक आप ट्रेड बनाने की सोचें। ठीक है, मार्केट की स्थिति तो देखिए थोड़ी ख़राब ही है, दयनीय है। सारे ही शेयर इस समय आज ब्लीड कर रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन कुछ और मार्केट से हटके भी एक बिजनेस की बात करते हैं। ऑफिस के किराए महंगे हो गए, एशिया पैसिफिक में काफ़ी किराए बढ़ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया और भारत ने इसमें बाजी मार ली है। देखिए, भारत बाजी मारने में कहीं भी पीछे नहीं रहता, और इस बार भी मार लिए। और Q2 में जो ऑफिस के रेंटल हैं वो इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। उसमें चीन के जो कई बड़े शहर हैं वहाँ पर किराए थोड़े घटे हैं। एक बार डेटा देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण शहर है, 14% किराया बढ़ा है YOY बेसिस पर यहाँ पर। सियोल जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल भी है, 8.2% यहाँ पर किराया बढ़ा है। बेंगलुरु और मुंबई ये थर्ड और फोर्थ नंबर पर आते हैं जहाँ पर कि किराए बढ़े हैं करीब 7 से 8%। फिर टोक्यो का नंबर आता है 7%, जकार्ता में करीब 7%, और दिल्ली में करीब 1% का ही किराया बढ़ा है। तो अगर हम इंडिया में देखें तो मुंबई और बेंगलुरु ये बाजी मारते हुए दिखाई दिए हैं, और एशिया पैसिफिक रीजन में थर्ड और फोर्थ रैंक इनको मिली है। उसके बाद अगर देखें तो जो किराए घटे हैं जहाँ पर, वो चाइना है, शंघाई और बीजिंग। यहाँ पर किराए करीब शंघाई में 13% और 17% बीजिंग में घटे हैं ऑफिस के किराए। इसका मतलब है कुछ, इसका मतलब इसलिए बिजनेस सेंस में कि अगर ऑफिस के किराए घट रहे हैं, दैट मीन्स कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर है कि जितने ऑफिस के किराए बढ़ रहे हैं यानी कि डिमांड साइड है। अगर अनटिल अनलेस सप्लाई एक्सेसिव ज़्यादा हो या एक्सेसिव काफ़ी कुछ कम हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। तो ये एक डिमांड साइकिल दिखा रहा है कि इकोनॉमी में कहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, जहाँ पर रेंटल बढ़ रहे हैं, और जहाँ पर घट रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी की क्या हाल होंगे। अंशुल भाई, 2-3-4 शेयर हैं। एक तो है ऑफिस स्पेस करके, AWFIS, ऑफिस स्पेस, स्मार्ट वर्क, निडलोन और नेस्को। इनमें निडलोन और नेस्को तो ये ऑफिस बनाने वाली और मैनेज करने वाली कंपनियां हैं, और ये जो ऑफिस स्पेस और स्मार्ट वर्क जैसी कंपनियां ये लीज रेंटल का काम करती हैं। कुछ इन पर एक्टिविटी आपको दिख रही है, इन काउंटर्स पर? सर, ऑफिस में हल्की सी 1-2 दिन से एक्टिविटी दिख रही है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है पूरे स्पेस में। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम नहीं आ रहा। स्मार्ट वर्क को स्पेस में तो कल लिस्टिंग हुई है, तो आज डेटा ज्यादा नहीं है। एग्जैक्टली मतलब मिलते जुलते स्पेस में भी अभी वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत अच्छी हाई नहीं है, तो मेरे को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। बट जिस आपका डेवलपमेंट है, पैटर्न अंडर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। अनिल सर, आप कैसे देख रहे हैं सर? ये एक पॉकेट जहां पर कि ये एक मैक्रो इंडिकेटर भी है कि अगर किराए बढ़ रहे हैं तो एकदम, ये देखिए, ये एक बहुत बढ़िया मैक्रो इंडिकेटर है। और इसमें मेन चीज क्या हो रही है, जैसा आपने देखा कि बीजिंग में और वहाँ जो है रेट्स काफी गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये जो चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग या चाइना में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी, वहां से शिफ्ट एक ये दिखा रहा है कि ये शिफ्ट होकर के इंडिया की तरफ, अगर एशिया पैसिफिक की बात करें तो उसमें इंडिया में ज्यादा शिफ्ट दिख रहा है। और इस नाते जो ये दिल्ली में, बॉम्बे में और जो ये बेंगलोर में प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये दोनों के दोनों जो ऑफिसेज के लिए सबसे प्रेफर्ड लोकेशन होते हैं। ठीक है। और वैसे में जैसे आपने दिल्ली कहा, दिल्ली में तो उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप जाने तो एनसीआर में ही नोएडा एक रीजन है जहां पर कि किराए बहुत बढ़ रहे हैं, और वो भी क्योंकि वो आईटी हब की तरफ डेवलप किया जा रहा है। तो यहां भी काफी अच्छे एक बढ़ोतरी कमर्शियल स्पेस में दिखाई दे रही है। तो इस नाते जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक इन्वेस्टमेंट या शिफ्ट कहें, वो इंडिया की तरफ दिख रहा है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर। और ये लॉन्ग टर्म एक एक्टिविटी को दिखाता है। ये ऐसा नहीं कि बहुत छोटी चीजें हैं, ये बहुत लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं जो हमारी
हमारी जो मैक्रो, जो हमारी मार्केट कैप हम जिसको हम बोलते हैं पूरे देश की, वो देखिए तेजी से बढ़ रही है। और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। जो ये गिरावट है मार्केट की बात कर रहे हैं विवेक जी, देखिए ये तो क्या होता है कि ये एक साइक्लिकल बेसिस है। उसमें बढ़ा भी तो अप्रैल से लेकर अभी तक काफी उसमें बढ़ावट भी आई थी, तो वहां पर एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग की तरह मैं इसको देखूंगा। अभी मैं इसको नहीं समझूंगा कि ये कोई बहुत बड़ी गिरावट है, ये एक पुल बैक है। इस पुल बैक का एडवांटेज उठाएं, वेट करें, जब पुल बैक के बाद मार्केट रिकवर होना शुरू होगा तो हम फिर इसमें लॉन्ग की तरफ ट्रेड करेंगे। जी सर, इसमें ऑफिस किराए पे देने वाली कंपनियों पर बेट लगाना चाहेंगे या बनाने वाली ऑफिस जो बना रही हैं कंपनियां उन पर बेट लगाएंगे? देखिए बिजनेस मॉडल के हिसाब से जो ऑफिस बना रही हैं उनमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखा कि देखिए ऑफिस जो रेंट पर देने वाली कंपनीज हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, उसके उनके शेयरों में आपको वॉल्यूम बहुत कम दिखाई देगा। ठीक है। तो एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर हमको तो देखिए प्रेफर हम वो करते हैं जहां पर हमें लिक्विडिटी सफिशिएंटली अवेलेबल हो। ठीक है। तो उस मनाते जो बनाने वाली कंपनीज हैं उनमें अगर आप देखें तो वहां पर आपको जो है जो रियल एस्टेट की कंपनीज हैं उनमें आपको अच्छा एक ट्रैक्शन मिलेगा विद गुड वॉल्यूम। तो जो बड़े नाम हैं उन्हीं के साथ आप टिकें, मेरे ख्याल से उसमें आपको रिटर्न अच्छे दिखाई देंगे। ठीक है, डन। अब कुछ रिजल्ट्स पर चलते हैं। देखिए रिजल्ट्स आए हैं, पहले अच्छी शुरुआत करते हैं। वैसे तो आज मार्केट तो ख़राब है, लेकिन विप्रो के रिजल्ट्स आए थे। विप्रो के रिजल्ट्स वैसे तो रिएक्ट भी कर चुका है काउंटर। रेवेन्यू करीब 1.65% डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट 7% डाउन हुआ, एबिट करीब 9% डिक्रीज हुआ और एबिट मार्जिन्स भी करीब 128 बेसिस पॉइंट गिरते हुए दिखाई दिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ऑलमोस्ट मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट हुई, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीब 9% से ज़्यादा गिरेगा और नेट प्रॉफिट गिरा 7%। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, विप्रो चला क्यों? विप्रो चला इसलिए क्योंकि इन्होंने ऐसे कमज़ोर सेंटीमेंट में एक बात बोली कि हमने जो नई डील्स की हैं वो $5 बिलियन की हैं, और जबकि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने $4 बिलियन की डील की थी। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है विप्रो की तरफ। वहीं हमने टीसीएस एचसीएल में देखा जहां पर कि उनकी जो टीसीवी थी वो काफ़ी नीचे आ गई थी, और वहीं पर विप्रो ने अचानक से बोल दिया कि हमारी टीसीवी तो ठीक है, और इन्होंने बोला कि हमारा जो Q2 रहेगा वो तो थोड़ा टेपिड रहेगा कि -1% से 1% की ग्रोथ दी है, लेकिन सेकंड हाफ जो होगा वो अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। अंशुल भाई, चार्ट पे कैसा दिख रहा है आपको विप्रो? क्योंकि आज एक अच्छी ओपनिंग देने के बाद मार्केट सुस्त हुआ तो शेयर भी एक रेंज में फंस गया। सर विप्रो देखिए परमानेंट अंडर परफॉर्मर रहा है। आईटी सेक्टर में रिजल्ट थोड़े ठीक आए हैं, पॉजिटिव रिएक्शन था, बट अब उसके बाद सेलिंग वापस से हावी हो रही है। अगर विप्रो को चलना है ऊपर तो 275 निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं निकल रहा है रेंज बनी रहेगी। 275 235 की रेंज है, ये प्रोबेबली कंटिन्यू रहेगी जब तक ब्रेकआउट नहीं आता, और अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर 302 रुपए तक का अपमूव मिलेगा। तो अगर विप्रो बाई ही करना है तो 275 के बाद ही बाई करना चाहिए। अनिल सर, आप क्या बाय करेंगे अगर आईटी स्पेस में देखें? चूंकि अब 5-6 कंपनीज के नतीजे आ चुके हैं, मैं एक और नतीजा इनफैक्ट पढ़ भी देता हूं। एलटीआई माइंट्री के भी रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। रेवेन्यू 0.7% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 11% बढ़ा है, एबिट करीब 5% बढ़ा है, और एबिट मार्जिन इस कंपनी के करीब 50 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं। अनिल सर, ये बताइए, एलटीआई माइंट्री ने रिजल्ट ठीक दे दिए, विप्रो ने रिजल्ट ठीक दे दिए, कल एलटीटीएस ने रिजल्ट ठीक दिए थे, टेक महिंद्रा ने ठीक दिए। केवल हम दो कंपनियां टीसीएस और एचसीएल को ही सोचते रहे कि आईटी इंडेक्स इन्हीं से ही चलेगा, या बाकी कंपनियां भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगी और उन पे भी कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए डेफिनेटली बाकी कंपनियां भी कंट्रीब्यूट करेंगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है आईटी सेक्टर एज अ होल अगर आप देखें, आप किसी भी शेयर को उठा करके देख लें, आप पूरे सेक्टर को देख लें, आईटी सेक्टर को भी, तो वहां पर मुझे कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट जो है वो सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ठीक है। और टेक्निकल के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो वहां पर भी मुझे एक परसिस्टेंट वीकनेस दिख रही है। देखिए मार्केट ने अगर पिछले जैसे अप्रैल के बाद मार्केट में निफ्टी में काफी एक बढ़िया एक थोड़ा सा उछाल आया था, लेकिन उसमें भी देखें तो हमारा जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और आज के डेट में अगर आप देखते हैं तो ये 37,000 के आसपास जो है वो अपने ऑल एवरेजेस के की एवरेजेस के नीचे चल रहा है। तो इसमें मुझे अभी डाउनसाइड पूरे सेक्टर में एक डाउनसाइड ही दिख रहा है। उसके रीजन भी अगर आप कहें तो मैं बता दूं, उसका रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है जैसा हम मार्केट में एनालाइज कर रहे हैं, वो जो यूएस, क्योंकि हमारी जो आईटी सेक्टर कंपनीज है मोस्टली देखिए वो सारी की सारी सर्विस सेक्टर कंपनीज है, और वो बाहर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली सारी एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं।
तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें यूएस बहुत बड़ा मेजर मार्केट है, और वहां की इकोनॉमी अभी एक बड़े ही दोराहे क्या चौराहे पे खड़ी है। किधर जाएगी, खतरा ज्यादा है। रिसेशन को वो किसी तरीके से रोके हुए हैं। अगर आप देखें तो उनके हाई डेट को लेकर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी वहां चल रहे हैं। तो उस नाते जो है इन कंपनियों का फ्यूचर अभी फिलहाल कहीं ना कहीं मार्केट उसी को डिस्काउंट कर रहा है, और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं उसमें एक सेलिंग कर रहे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसको अभी अवॉइड कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं नहीं कहूंगा कि इनको अभी एक्युमुलेट करें, या ट्रेडिंग के लिहाज से लॉन्ग टर्म तो हम लॉन्ग तो जा ही नहीं सकते, हाँ शॉर्ट में एक आध और मौके मिल सकते हैं फिलहाल। बट अभी लॉन्ग के लिए मैं सलाह इस सेक्टर में नहीं दूंगा, क्योंकि ये सेक्टर कांस्टेंट अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी। ठीक है, तो अभी सेक्टर को थोड़ा सा सर दूर है सेक्टर से, लेकिन बिल्कुल ये ठीक है कि कुछ एक कंपनीज ने आउट परफॉर्मेंस भी दिखाई है इस सेक्टर में। उसमें टाटा टेक भी था, टाटा टेक की भी जो आउटलुक था वो ठीक ठाक आया था। आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ और रिजल्ट्स पर बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक आज का डैम्पनर, और इसी ने आज सारा खेल बिगाड़ा। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम 1% अप है, लेकिन प्रॉफिट डाउन हुआ करीब 4% का, और प्रोविजनिंग बढ़ी है 94%, और नेट एनपीएस भी बढ़े हैं 0.33 से बढ़कर 0.45। तो ये जो प्रोविजनिंग है, एनपीएस हैं, नेट प्रॉफिट का डाउन होना, ये थोड़ा सा बैंक को दिक्कत दे रहा है, और इसीलिए गैप डाउन खुला और बैंक निफ्टी को भी नीचे ले आया। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि है और जो छिपी हुई है, अगर कोई लॉन्ग टर्म निवेशक सोच रहा है, तो टेक्निकल बदलाव के चलते बैंक ने कहा कि हमने कुछ टेक्निकल शिफ्ट किए हैं जिसकी वजह से मार्जिन्स और प्रॉफिट हमारे घटे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो टेक्निकल शिफ्ट है उसमें हमने कुछ हार्ड रूल्स लगा दिए हैं टेक्निकली, जिसकी वजह से जो एनपीए होता है या जो स्लिपेजेस होते हैं उनकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से जो हमारी प्रोविजनिंग है वो भी बढ़ी है, और स्लिपेजेस भी बढ़े हैं, और प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो प्रॉफिट घटा है, माफ़ कीजिएगा, 614 करोड़ का प्रॉफिट पर डेंट आया इस केवल टेक्निकल शिफ्ट की वजह से। अगर ये टेक्निकल शिफ्ट नहीं करते तो इनका जो प्रॉफिट, जो डी ग्रोथ आ रहा था, ये शायद प्रॉफिट बढ़ के आता, 2-3% बढ़कर आता। टेक्निकल बदलाव में की वजह से इनके जो स्लिपेजेस हैं वो 2700 करोड़ एक्स्ट्रा आए हैं। पहले मतलब टोटल जो Q1 में स्लिपेजेस हैं वो 8200 करोड़ के हैं, लेकिन अगर आप इन 2700 को घटाकर देखेंगे तो करीब 5500 करोड़ रुपए के इनके स्लिपेजेस हैं, जो कि शायद स्ट्रीट एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि उससे या उससे कम। अंशुल भाई, ये बताइए, ये जो रिजल्ट के बाद एक्सिस बैंक ने करीब 1086 का लो लगाया, वहाँ से रिकवरी लेने की कोशिश की थी, तो मार्केट को ये तो इसने दिखा दिया कि बहुत ख़राब नतीजे तो नहीं हैं, लेकिन हाँ ख़राब हैं, और 4% में पिटा भी हूँ और मार्केट को भी ले डूबा हूँ। अब ऐसे में एक्सिस बैंक पे कोई दाव लगाना रिस्की रहेगा या नहीं रहेगा? तो देखिए, कल एचडीएफसी बैंक हल्का सा वीकनेस दिखाई रहा था और पीछे से एक्सिस बैंक ने बड़ा गैप डाउन दे दिया। बट एक्सिस बैंक में एक चीज अच्छी की, गैप डाउन खुला तो, लेकिन उसके बाद कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं मिली। हम मल्टीपल टाइम डिस्कस किए थे कि 1151 इसके नीचे अगर टूटता है तो फिर सीधा सीधा 1056 का टारगेट खुलेगा। बट इसने गैप डाउन, बीच में जो गैप छूटा हुआ था उसी के आसपास की और सपोर्ट ले लिया। तो अगर आज का लो नहीं टूटता है तो आप मान के चलिए कि स्टॉक 1151 अपना गैप फिल करने ऊपर जाएगा पहले। अनिल सर, देखिए, ये माना जा रहा था कि इस बार बैंकिंग कंपनीज के नतीजे जो रहेंगे वो थोड़े से वीक रहेंगे, बहुत ज़्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं दिखेंगे। उसका रीज़न भी है कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ उसका एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर जो एक ट्रांजिशनल शिफ्ट होता है वो मिलेगा, और वो इस बार एक्सिस बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे मिला। करीब 20 बेसिस पॉइंट इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटे हैं, 3.97 से घट के 3.8% की रेंज में रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकली जहां पर ये लेवल है, जैसे आज का जो लो इसने बनाया हुआ है 1086 का, जैसा कि अभी जहां साहब ने कहा कि जो है 1086 में का लो अगर नहीं टूटता है तो ये, मैं इसको अभी भी अगर मैं कहूँ एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव लेवल है, बशर्ते आज का लो ना टूटे। या अभी भी अगर किसी को लेना है तो यहां पर भी बाय कर सकते हैं आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये एक क्योंकि देखिए, ये जरूर हमें पता था कि ये इस बार बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे, और इसमें जो इसने जो वन टाइम एडजस्टमेंट किया है
तो उसकी वजह से ये जो भी इम्पैक्ट आया है हुआ है, बट ये जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी अगर देखें तो ये इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था, अगर मैं देख रहा हूँ 1240 के आसपास, वहां से ऑलरेडी काफी अच्छा नीचे आ चुका है। और आज की जो कैंडल अगर आप देखें वे बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब यह है कि इसमें कहीं ना कहीं इसको एक सपोर्ट मिल रहा है, एक बाइंग उसको डिमांड इसकी बढ़ रही है यहाँ इस लेवल पर। तो जो मुझे लग रहा है कि बड़े जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, वो यहाँ पर उसको एक्युमुलेट कर रहे हैं। एक ही कंडीशन है यस कि आज का लो जो है वही स्ट्रिक्ट सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आज का लो टूटता है तो फिर ये काफी नीचे जाने की इसकी उम्मीद दिख रही है। तो यहाँ पर अभी इसको बाय किया जा सकता है मेरे विचार से। और देखिए बैंक जो है डेफिनेटली आने वाले समय में, जैसा कि हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ा, तो आने वाले समय में, और एक्सिस बैंक स्पेशली, एक्सिस बैंक बड़ा ही इसका मैनेजमेंट भी ठीक है, और बैंक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अपने आप को सही तरीके से संभाले हुए है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के बाद यही एक बैंक है जो तीसरे नंबर पे खड़ा है और अपने स्ट्रेंथ को लिए हुए है। तो इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट भी दिख रहा है मुझे, और बिजनेस की जो प्रूडेंस है वो भी दिख रही है। हाँ जरूर, वन टाइम जो उन्होंने एडजस्टमेंट किया जिसकी वजह से एक डेंट मिला, उसका मार्केट में ऑलरेडी उसका रिएक्शन हो चुका है, उसको प्राइसिंग कर लिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि अब आने वाले समय में इसमें एक अपसाइड मूव होने के ही चांसेस हैं। तो इस नाते यहाँ पर इसमें एक एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है। तो सर ने बता दिया कि क्यों एक्सिस बैंक में एंट्री बनाई जा सकती है, और उसके रीज़न भी है। सीएट टायर का दूसरा एक बड़ा प्लेयर, एमआरएफ, जेके टायर, अपोलो टायर, और नतीजों की शुरुआत हुई सीएट से, अक्सर होती भी सीएट से ही है। रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स में करीब 11% का रेवेन्यू जंप देखने के लिए मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट में करीब 9% की गिरावट देखने के लिए मिली है। एबिटा फ्लैट रहा, 2% नीचे, एबिटा माफ़ कीजिएगा 2% ऊपर रहा है, लेकिन मार्जिन्स करीब 90 बेसिस पॉइंट गिरे हैं। अनिल सर, टायर कंपनी की शुरुआत थोड़ी स्लो स्टार्ट हुई है, टायर थोड़े स्लो हो गए इस बार, ब्रेक पहले लग गया। क्या लग रहा है सर सीएट और दूसरे टायर स्टॉक्स पर? जिस हिसाब से जनरली ग्रो करती है उस हिसाब से उनमें ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, तो इनका सीधा सीधा लिंकेज है वहीं से। टायर कंपनियों में अपोलो और बीकेटी और एमआरएफ के बाद सीएट का नंबर आता है। तो चौथे नंबर की मार्केट कैप में कंपनी है, हालांकि बहुत बड़ा भी मार्केट कैप नहीं है, मेरे ख्याल से 15,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो इसको, और अच्छा प्लेयर है ये, अच्छे पेडिग्री है इसकी, गोयनका ग्रुप की कंपनी है तो इसमें पेडिग्री भी इसकी अच्छी है, और इनके बिजनेस जो कॉन्टैक्ट्स है वो भी अच्छे हैं। तो आने वाले समय में फ्यूचर पोटेंशियल डेफिनेटली मुझे दिख रहा है इस शेयर में। और 3,700 की जो प्राइस है वो 10 रुपए की फेस वैल्यू के है, तो फ्यूचर में जाके स्प्लिट वगैरह होने के भी चांसेस इनके काफी दिख रहे हैं। उस नाते जो मैं कहूंगा कि अभी 33 के पी पे चल रहा है। अभी फिलहाल इमीडिएटली ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए थोड़ा सा वेट कर लें। सीएट में रिजल्ट ठीक ठाक है, लेकिन अभी एक बार ये अपने टेक्निकली अगर बात करूं तो डबल टॉप बना करके वहां से रिजेक्शन ले रहा है, तो मैं अवॉइड करूंगा अभी फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब तक कि अपने इस प्रीवियस हाई को, जो 4,000 का हाई है, उसको या तो ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए, तब फिर उसमें एंट्री बनाएंगे, फ्रेश एंट्री। अदरवाइज नीचे की तरफ आता है तो फिर वेट करें, वहां से जब पुल बैक करके रिवर्स ले तभी इसमें एंट्री बनाए। और मैक्रो की अगर बात करें, बिजनेस सेंस की बात करें, तो देखिए नो डाउट हमारे यहाँ अभी तो बहुत कुछ ऑटो सेक्टर में होना बाकी है। और टायरों की तो बिक्री देखिए, चाहे वो ईवी चलेगा या फिर ये एक बड़ा सेफ सेक्टर है, चाहे वो आप ईवी में कन्वर्ट कर दीजिए, किसी में भी कन्वर्ट, टायर की जरूरत हमेशा रहेगी। तो ये सेक्टर जो है वो ऑटो सेक्टर में काफी बढ़िया, ऑटो एंसिलरी में काफी बढ़िया सेक्टर मानता हूं मैं, जिसमें कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डीजल गाड़ियां बंद कर देंगे या ईवी ऑन कर देंगे या कल को हाइड्रोजन ले आएंगे, टायरों की जरूरत सब में पड़ेगी। तो ये एवरग्रीन सेक्टर है। अगला जो रिजल्ट आया वो मिड कैप का है, 361 वैम, जहां पर कि इनकम में करीब 15% का जंप देखने के लिए मिला, और नेट प्रॉफिट में करीब करीब 319% का जंप देखने के लिए मिला है। 319% का जंप यहां पर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 26.7 करोड़ के मुकाबले 112 करोड़ का प्रॉफिट। अंशुल भाई, कैसे दिख रहा है ये 361 वैम? तो 361 में अगेन बड़ा करेक्शन आया था, पुल बैक भी अच्छा खासा शार्प आया है, वीकली स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर इसको अप मूव कंटिन्यू करनी है तो 1230 1240 के ऊपर टिकना पड़ेगा। उम्मीद दिख रही है कि कुछ समय खींचेगा, लेकिन 1240 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है, 1240 के ऊपर जब टिकने लगे तब बाई करना है। ठीक है।
एक और शेयर नुवोको विस्टास, यहाँ पर भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हैं। रेवेन्यू में करीब 9% का जंप और नेट प्रॉफिट में तो ज़बरदस्त जंप, 133 करोड़ आया 2.8 करोड़ से बढ़कर, तो ज़बरदस्त जंप। और एबिटा में 51% का जंप और एबिटा मार्जिन्स 13% से बढ़कर 18.1% आए हैं। तो ये एक टर्न अराउंड रिजल्ट्स कह सकते हैं। और ये काउंटर देखे 350 360 की रेंज में चल रहा था कल परसों तक, और कल थोड़ा सा मूव लिया कल परसों में, और फिर आज एक 410-12 की रेंज तक भी जाकर पहुंचा है। अनिल सर, सीमेंट कंपनियों में हालांकि ये इस तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि एक ये बड़ा इंडिकेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिजल्ट आए हैं। तो एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के कैसे देख रहे हैं आप पूरे सेक्टर को और इस कंपनी को? देखिए, पहले बात करूंगा पूरे सेक्टर पे। तो पूरे सेक्टर में तो जो है एक ट्रैक्शन पॉजिटिव है कहीं ना कहीं। देखिए, हमारे यहाँ अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो साइकिल है वो ऑलरेडी फिर से शुरू हो चुकी है, और उसका उसका सीधा सीधा एडवांटेज सीमेंट सेक्टर को मिलता है। लेकिन इस शेयर की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकली अगर नोवोको विस्टास की बात करें, रिजल्ट बढ़िया डेफिनेटली आए हैं और वो प्राइस इन हो भी गए। एक नी जर्क रिएक्शन मिल भी गया, इसने 417 का हाई बनाया हुआ है। और अगर देखें तो 2-3 दिन पहले से ही इसमें कहीं ना कहीं बाइंग आनी शुरू हो गई थी। 15 जुलाई से ही इसमें एक बाइंग दिख रही है, और आज वो अपने एक अच्छे जंप के साथ ऊपर आया। और वहां पे अब अगर देखें कैंडल में तो प्रॉफिट बुकिंग भी दिख गई, मतलब जैसे ही खुला शायद हाई में ही लोगों ने सेल कर दिया है। तो अभी फिलहाल इसमें एंट्री बनाने की मेरी कोई सलाह नहीं रहेगी। एक बार ये 380 के लेवल पर आ जाए, एक गैप है वो गैप फिल होना चाहिए पहले, क्योंकि मार्केट कभी भी गैप को लाइक नहीं करता। तो आज नहीं कल तो ये फिल हो जाएगा, और ये जब 380 के आसपास आकर के टिकने लगे और वहां से ऊपर जाने की कोशिश करें तभी इसमें एंट्री बनाएं, अदरवाइज वेट करें इसमें। ठीक बात है। ये इंडिया की 5वीं बड़ी सीमेंट कंपनी है और ईस्ट इंडिया में लीडिंग प्लेयर है, और इसकी जो सीमेंट की कैपेसिटी है वो भी ठीक ठाक है। करीब 25 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम का ये सीमेंट क्रिएट बनाती है। निर्मा ग्रुप की कंपनी है। अंशुल भाई, ऑन हाँ जी। चार्ट्स ये प्रॉफिट बुकिंग वाला मोड है, और या कोई लेने वाले सपोर्ट भी आपको दिख रहे हैं कहीं पर? अगेन सर, गैप अप खुला है रिजल्ट के रिएक्शन के बाद। आज 1512% वॉल्यूम राइज है, बट ऊपरी स्तर से सेलिंग है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सेलिंग वॉल्यूम है। अगेन नीचे में गैप छूटा हुआ है 380 377 की जोन में। वहां पे अगर सपोर्ट लेना स्टार्ट करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। दैट बीइंग सेड, आईपीओ के बाद कंटिन्यूअसली पिटा था काउंटर, और 2022 से बेस बना रहा है, तो बेस बहुत अच्छा बना हुआ है। ये इवेंचुअली इसको जाना चाहिए 500 सवा 500, बट आइडियल बाइंग पैटर्न अभी बने नहीं है। 370 380 की जोन में अगर वहां पे बुलिश एविडेंस मिला और मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ तो इंटरेस्ट आएगा। एक्टिव वॉच लिस्ट में है काउंटर। ठीक है। अनिल सर, आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, कुछ कोई कॉल बताना चाहेंगे आप हमारे साथ? देखिए, सीमेंट सेक्टर पे ही जैसा कि आपने कहा था, 1 मिनट में निकालता हूं। अगर आप सीमेंट सेक्टर की बात चल रही है तो मैं उसी में से एक ट्रेड आपको दूंगा, और वो है डालमिया भारत। ओके। ठीक है। डालमिया भारत चार्ट पर अगर आप दिखाएं तो बहुत बढ़िया एक सेटअप के साथ वो अब ऊपर की तरफ निकलने की तैयारी कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। और जैसा मैंने कहा कि सीमेंट सेक्टर में ट्रैक्शन है, और भी शेयर अट्रैक्टिव लग रहे हैं और जैसा कि किसी से नुवोको की बात चल रही थी, नुवोको मुझे बहुत कॉस्टली अभी लग रहा है। इसका अगर अभी देखें तो 90 के आसपास के चल रहा है, तो वो अभी बहुत ही अपर रेंज में है। उसके मुकाबले जो है डालमिया भारत मेरे ख्याल से काफी सही जगह पर है, और ये करीब 59-60 के पी के आसपास चल रहा है। और इसका चार्ट अगर आप देखें तो ये अपने डे हाई के पास ही चल रहा है 2240 पर। तो सर, ये तो इसमें मुझे लग रहा है अभी 2 मिनट में ही चला है, 2-3 मिनट में ही। हाँ हाँ बेहतरीन, बात करते करते ही चल गया है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो ये डेली कैंडल पे बहुत बढ़िया इसमें बने। ऐसा नहीं है, अगर आप देखें तो अगर मॉर्निंग की चार्ट देखें ना, तो देखिए मॉर्निंग में ही ये खुलने के बाद ही इसमें डिमांड एक बनी हुई है। अभी उसने एक अनदर जंप बनाया है, बट मॉर्निंग में खुलने के बाद पहली कैंडल बस हल्की सी रेड थी। उसके बाद उसने 9:20 पे उसने रिकवरी शुरू कर दी थी, और करीब 10 बजे के आसपास का जो हाई था उसको उसने अभी अभी ब्रेक किया है। तो यहाँ पर मुझे इसमें एक बढ़िया ट्रेड दिख रहा है। जो करंट प्राइस पे 2239 2239 के आसपास के प्राइस है, यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस आज का ही डे लो का रहेगा, ठीक है, 2187 का, यानी 2187 का स्टॉप लॉस लगाएं। और टारगेट जो है वो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है प्रीवियस स्विंग हाई का, एक तो 2360 का और 2415 का स्टॉप टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है ये तो। 2187 केवल आपको
हार्डली 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और 2400 की एकदम रेंज तक के सर ने टारगेट दे डाले हैं। एकदम एकदम। जी सर। तो ये एक बढ़िया ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेक्टर भी बहुत बढ़िया है और इस सेक्टर में इसका मुझे दिख रहा है ट्रैक्शन, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में इसमें दिखना चाहिए मुझे। ये एक ऑल टाइम हाई को दोबारा टच करते हुए दिखाई देगा जल्दी। श्योरली सर। तो यहाँ पर इस काउंटर पर नज़र रहेगी और सीमेंट काउंटर में आज ट्रैक्शन भी है। और देखिए मिड कैप की जो कंपनीज हैं उनमें एक अच्छा उछाल देखने के लिए मिल रहा है और डालमिया भारत भी विवेक डे जी, जैसा हाई आपने करते हुए। कहा था, जैसा आपने कहा था कि मतलब ईस्टर्न पार्ट में नुवोको का बिजनेस है, डालमिया भारत का बता दूं, डालमिया भारत जो हमारे पुनीत जी हैं उनसे मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। और नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत बड़ा अपना एक शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। तो नॉर्थ ईस्ट का मार्केट अभी बड़ा डेवलपिंग मार्केट है, और उसमें बहुत ज़्यादा, अगर आपको जानकारी है ही कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चल रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़े की लेवल प्लेयर की तरह ये उभर करके सामने आ रहा है।